योगा योगा आज हमारे अंदर तक बस चुका है। हमने योगा करते बाबा रामदेव को देखा, बहुत से योगियों को देखा, हमने योगा करते हमने मम्मी पापा को सिखाते हुए देखा है, हमने हमारे दादा दादी की कहानियों में योगा के किस्से सुने हैं। योगा भारतीय संस्कृति का वो हिस्सा है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहीं से निकला हुआ एक हिस्सा है जो आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। बीच में इसने अपनी पहचान थोड़ी डगडमा दी थी, लेकिन वापस से ये अपना परचम लहराते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। पूरे वर्ल्ड को भारत ने अपनी पहचान वापस दिखाई है अपने योगा के थ्रू। तो हमें इसमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा योगा आज पूरे देश के अंदर, पूरे देश नहीं मैं कहूँ पूरे विश्व में बनाया जा रहा है। पीछे आप मेरे एक तस्वीर दे सकते हैं योगी नाथ जी की। ये योगी नाथ हमारे दुनिया के, हमारे नहीं पूरी दुनिया के पहले योग गुरु थे और इन्होंने पूरी दुनिया को योग का पाठ सिखाया। इनकी एक कहानी भी हम सुनेंगे आज, कैसे योग की शुरुआत हुई, भारत कैसे योग के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे हमारे सप्त ऋषि इनसे रिलेट करते हैं। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि योग मैंने कहा ना हमारे भारतीयों के खून जैसे बहता है उस तरह से हमारे अंदर योग बहता है। हाँ, थोड़ा बहुत हम इसके परे हो चुके हैं, हमने थोड़ा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लिया है, पर कितना ही मॉडिफिकेशन करें हम वो चीज़ें भूल नहीं सकते। कहीं ना कहीं वापस वो चीज़ें आएंगी। कहते हैं ना, इतिहास वही बदल सकता है जिसने इतिहास जाना है। तो आज हम योगा के पूरे इतिहास को जानेंगे, आज के दिन का महत्व भी जानेंगे, क्यों 21 जून को ही योगा डे मनाया जाता है। इन सब विषयों के बारे में आज चर्चा करी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले योगा डे की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, तो अब बात करते हैं ये योगा, जिस योगा की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व में पहचान दिलाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी प्रयास करा और फाइनली हमें सक्सेस मिल चुकी थी। और आगे बढ़ने से पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ लाइन की जितनी भी हेडलाइन है वहाँ पे आज योगा डे की चर्चा है। हो भी क्यों ना, योगा आज मैंने कहा ना ये सिर्फ इंडिया का हिस्सा नहीं है, पूरे देश का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इसके बिना इंसान अपने आप अधूरा है। कैसे अधूरा है सब पता लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो भले ही आज इंडिया में अवेलेबल नहीं है, किसी काम की वजह से वो यूएस गए हुए हैं यानी अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना संदेश दिया है कि मैं आज आप लोगों के साथ अवेलेबल नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं आज यूएन असेंबली के अंदर यानी यूएन के अंदर जो प्रोग्राम होने वाला है इंडिया के समय अनुसार यानी आज 5:30 बजे वहां पे होने वाले योगा के प्रोग्राम को वो वहां पे नेतृत्व करेंगे, उसको संबोधन करेंगे और पूरे इंडिया को एड्रेस करेंगे। उन्होंने कहा है और हम सबको बधाई दी है इसके बारे में। और यहाँ पे हर तरफ यही हेडलाइंस है कि योगा क्या है। सच में योगा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। मैं यकीन दिलाता हूँ सेशन एंड होने दीजिए, आपको ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी योगा के बारे में जो आज तक आपने जानी नहीं होंगी। तो प्लीज अंत तक बने रहना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो मैं बता रहा था आपको कि योगा जो पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत जैसे किसी भी दिन को पूरे दुनिया में बनाए जाने के लिए क्या होता है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ की उस पर सहमति चाहिए होती है। अब सहमति मिलेगी कैसे, इसके लिए एक असेंबली बनाई हुई है, एक यूएन कमेटी बनाई हुई है। जैसे मान लो आपके घर पे आपको कोई सामान चाहिए होता है तो उसके लिए आपके घर के प्रमुख मेंबर के सामने अपना एक प्रस्ताव रखते हैं कि प्रस्ताव लीजिए हमें ये सामान लेना है। अब ज़्यादातर लोगों की उसमें सहमति हो जाती है। जैसे मान लो आपने रखा कि पापा आज मुझे साइकिल चाहिए, तो साइकिल के लिए आप एक बनाते हो फॉर्म में कि साइकिल चाहिए, क्यों चाहिए, जो भी हमरा बनाते हो और जाते हो तो सबसे पहले मम्मी से सहमति लेते हो, फिर मम्मी के थ्रू पापा से मिलती है। ऐसा सब जगह से सहमति मिल जाने के बाद आपको वो साइकिल मिल जाती है या जो भी आप तोहफा चाहते हो वो मिल जाता है। उसी तरह से किसी दिन को पूरे दुनिया के अंदर सेलिब्रेट कराने के लिए यानी उसे इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यूएन के अंदर एक प्रस्ताव रखा जाता है कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रयास करा था 2014 के अंदर यूएन की असेंबली के अंदर एक रेजुलेशन पास करवा मतलब रेजुलेशन डाला था कि हम योगा डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसके बाद 2015 के दिन यूएन ने ये रेजुलेशन पास कर दिया और 177 यानी रिकॉर्ड था कि 177 कंट्रीज हमारे साथ थी कि हाँ हम योगा डे बनाना चाहते हैं। और 21 जून के दिन हमने योगा डे बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोगों को ये बहुत खुशी होनी चाहिए। और ये जो इस साल हम बनाने जा रहे हैं योगा डे, ये सिर्फ और सिर्फ 9th योगा डे है, 9वां संस्करण है इंटरनेशनल योगा डे का। मतलब ये ज्यादा पुराना नहीं है। कहा ना 2015 के दिन हमने सबसे पहला योगा डे बनाया था। 21 जून 2015 को पहला योगा डे बनाया गया था, जिसका एक प्रमुख जो करा गया था उसका सेलिब्रेशन वो करा गया था। सबसे पहला योगा डे दिल्ली के राजपथ के अंदर ये करा गया था। और इस दिन ये
इसने अपने आप में पहले योगा डे ने एक रिकॉर्ड कायम करा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा था। वर्ल्ड रिकॉर्ड यह था कि एक साथ 35,985 लोगों ने 21 योगा आसन एक साथ बैठ के करे थे, और वहां पे देश के 84 लोग यानी नेशनल जो पार्टिसिपेशन थे, नेशनलिटीज थे, जो प्रमुख लोग थे वहां अवेलेबल थे। उससे भी बड़ी बात यह है कि इतने सारे लोग एक साथ बैठ के इतने सारे आसन एक साथ कर रहे हैं। यही तो मैंने कहा हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर हमारी संस्कृति को थोड़ा दबा सकता है, थोड़ा दिनों के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन कहते हैं ना, सत्य को कितने दिन रोक पाओगे। तो वही है कि संस्कृति हमारे अंदर बसी हुई है, रगों के अंदर वो संस्कृति है। कब तक हम दबा पाओगे? जब थोड़ी सी भी चिंगारी लगेगी उठ के वापस आएगी। और उसी का ये नतीजा था। आज पूरी दुनिया योगा को यानी भारतीय इस योगा को सेलिब्रेट करती है और उसे बड़ी शिद्दत से बनाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे योगा, ओ हाँ, जो भी दिन बनाया जाता है ना, उसकी एक थीम रखी जाती है। थीम का मतलब हम इस दिन के दिन एक लाइन पूरे वर्ल्ड को देने वाले हैं, एक लाइन हम दे रहे हैं। ये लाइन बताएगी क्या मीनिंग है इस दिन का, हम क्या दुनिया को संदेश और देना चाहते हैं। तो इस दिन के लिए आज की जो थीम रखी गई है, ये पूछी भी जाती है हमारे एग्जाम्स के अंदर कि 9th का जो संस्करण था इंटरनेशनल योगा डे का, यानी 21 जून 2023 को बनाए जाने वाले योगा डे की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, ये नारा हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। तो इसका थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग है। वसुदेव कुटुंबकम का हम मतलब जानते हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है। और भारत ने इस वर्ड का मतलब पूरी दुनिया को सिखाया है। सिर्फ आज ही के दिन नहीं, हजारों मौके आए हैं। ये भारत का इतिहास रहा है कि हम सामने वाले इंसान पे तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक वो हम पे हमला नहीं करेगा। हम हमेशा इस चीज को फॉलो करते हैं। हमने हमेशा बातचीत को प्रीफर करा है कि लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा है, अगर है वो सारा बातचीत में, क्योंकि पूरा दुनिया एक परिवार है। भले ही हम लड़ लेंगे, भले ही हम नाराज हो जाएंगे, आखिरकार नुकसान तो इंसानियत का ही होने वाला है ना। टूटेगा तो परिवार ही ना। हाँ, वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग जगह बसा हुआ है, लेकिन है तो एक परिवार ही है ना। क्योंकि हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश पता नहीं मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कितने लोगों ने करी, पर आज तक कोई तोड़ पाया है। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि अनेक में एक है, इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं एक साथ यहां रहती है, फिर भी इसका कोई नहीं बिगाड़ चुका। जहां से अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे जीडीपी की उस रैंक में, आज हम उनको पछाड़ने के पास आ चुके हैं। जीडीपी में हम 5th रैंक रखते हैं, 5th 6th के आसपास हम रैंक रखते हैं। कहते हैं ना, इतिहास वही बदल सकता है जो इतिहास को जानता है। इतिहास वापस दोहराया जा रहा है, हम वापस सोने की चिड़िया बनते जा रहे हैं, क्योंकि कौन रोक पाएगा हमें। कहते हैं ना, तूफानों को कौन रोक सकता है, तो वही तूफान है हमारा प्यारा भारत और ये इसकी संस्कृति। हाँ, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से जज करते हैं, पर इसको कोई दबा नहीं सकता। उसी का एक नमूना है आज का हमारा दिन 21 जून जो हमें बनाया जाता है। तो आज के दिन 21 जून के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो न्यूयॉर्क शहर यानी अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर है, लेकिन वहीं पे इंडिया के अंदर इसका जो मुख्य कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसको संबोधित करेंगे और कहां पे करेंगे, ये करा जाएगा हमारे एमपी के अंदर, जबलपुर शहर के अंदर इसको संबोधित करा जाएगा। इसको संबोधित करा जाएगा और ये यहाँ पे जबलपुर के अंदर ही नहीं, अलग अलग जगह के सीएम, जो भी बड़े बड़े नेता इसको संबोधित करेंगे। मैं वही नहीं बता रहा, हर घर में आज योगा को सेलिब्रेट करा जा रहा होगा। लोगों के स्टेटस पे आज योगा देख सकते हो, हर कोई योगा को थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा है। उसी योगा को और लोगों को बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अब बात करते हैं कि 21 जून को ही योगा डे क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे की बात यह है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी हमारी अर्थ की अगर मैं बात करूं, उसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर होते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इंडिया जहां पे है, हम भारतवासी जहां पे बसते हैं, यूरोप जहां पे बसता है, रशिया जहां पे बसता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसता है। और हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री से ऐसे सीधी नहीं है, अर्थ हमारी थोड़ी झुकी हुई है। और झुके होने की वजह से ऐसा यहां पे देख भी सकते हो, 21 जून के दिन ये हमारी अर्थ क्या कर जाती है, हमारा जो सन है ना, वो किधर आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ जाता है। और इस दिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इतिहास का सबसे बड़ा दिन कहलाता है इसी वजह से। और दक्षिण की तरफ मुड़ भी जाता है। एक स्टोरी में बताऊंगा आपको, मैंने बताया था कि हमारे योगी आदित्यनाथ जो थे उनकी एक स्टोरी भी थी, उनकी आपको कहानी बताऊंगा कि इस दिन 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, ऐसी कुछ कहानी है। उस वजह से 21 जून एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है हमारे भारतीय इतिहास में। इस वजह से 21 जून के दिन हम क्या बनाते हैं, योगा डे भी बनाते हैं। 21 जून के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है और बहुत तेज गर्मी पड़ती है। मेरे
प्यारे राजस्थान के वासियों को तो पता होगा, हाल ही फिलहाल में साइक्लोन की वजह से थोड़ा यहाँ पे गर्मी में राहत है, लेकिन हम अक्सर इस चीज को सहते हैं कि अब जून से लेकर जून जुलाई की तरफ हमें काफी गर्मी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो घूमती रहती है सन के चारों तरफ, और जब जून का वक्त आता है तो क्या हो जाता है, उसका नॉर्दर्न वाला हिस्सा सन की तरफ आ जाता है, जिस वजह से हमारे ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तर की तरफ यहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है। और 21 जून के दिन काफी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। यहाँ पे 21 जून के दिन सबसे ज्यादा सूरज रहता है, उसके बाद वापस साउथ की तरफ ये मुड़ जाता है। ऐसी कुछ कहानी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात जानने की कोशिश करते हैं हमारे कि योगा का मतलब क्या है, योगा का आखिर मतलब क्या है। मैं बस यकीन दिला सकता हूं हमसे काफी लोगों को पता है, क्योंकि बताया ना, संस्कृति तभी आगे की तरफ बढ़ती है जब संस्कृति का किसी को अच्छे से बहुत आइडिया, मतलब किसी चीज को हमें आगे सिखाना है तो हमें भी पहले उसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो वही था कि हमारे 2014 से योगा डे बनाया जाने लगा, लेकिन उससे पहले मैंने बताया कि थोड़ा बहुत ये थोड़ा दब गया था, डगडमा गया था, लेकिन कब तक डगडमाएगा, वापस उठ खड़ा हो रहा है, वापस लोग जान रहे हैं। तो उसी योगा की मैं बात करूं कि ज्यादातर हम योगा को सिर्फ और सिर्फ जानते हैं जो हम आसन करते हैं उसी को हम योगा से रिलेट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। योगा सिर्फ वो आसन और प्राणायाम ही नहीं है। ज्यादातर हम 3 चीजों को योगा से जानते हैं। हम आसन करते हैं, यानी शरीर के अलग अलग चीजें, अलग अलग शेप से अलग अलग आसन करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। हम प्राणायाम करते हैं, हमारे श्वसन को, हमारी सांस को कंट्रोल करते हैं, इनहेल करते हैं, उनको सांसों को अंदर बाहर करके प्राणायाम करते हैं और ध्यान लगाते हैं, हमारी मेडिटेशन करते हैं। इन सबको हम योगा मानते हैं, पर ये नहीं है। आगे बढ़ते जाइए, सुनते जाइए, योगा इनसे भी कहीं बढ़ के है। योगा का मतलब होता है, योगा जो वर्ड था ना, वो हमारे संस्कृत भाषा से युज धातु से लिया गया था, जिसका मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी आत्मा का हमें परमात्मा से मिलन कर देना है। हम हमारे आप को इतना जान गए हैं, हम बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, हमें किसी चीज का कोई विकार नहीं है, हम बिल्कुल सत्य हमारे, असत्य जैसी चीजें हमारे अंदर नहीं है। असत्य हो गया, झूठ हो गया, अहिंसा हो गया, ये चीजों से हम परे उठ चुके हैं। हम जान चुके हैं अपने आप को, हम उस दुनिया में पहुंच चुके हैं, हम वो ज्ञान का वो रहस्य वो जान चुके हैं। ऐसा होता है योग। योग हमें महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध को ले जाने की वजह कहानी भी हमारा एक योगा ही था। उन्होंने ध्यान करके योग यानी ज्ञान की वो उस चरम सीमा तक पहुंच गए थे जहां के बाद हर एक इंसान परमात्मा से विलीन हो जाता है। यही था योगा का असली मतलब, जो भारत ने पूरी दुनिया को सिखाया, और आज पूरी दुनिया इसी के पीछे है, क्योंकि ये है तो ही हम हैं। तो योगा को सब जानते हैं, बारीकी से योगा को पूरे जानने का हमें वक्त आ चुका है। तो योगा मैंने बताया संस्कृत भाषा से लिया हुआ एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से विलीन होता है। और हमें ज्यादातर लोगों को इन्हीं आसन, प्राणायाम और ध्यान को योगा समझते हैं, पर योगा इनसे भी कहीं परे है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा बात करता हूं योगा के इतिहास की। तो वो कहानी की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि योगा के बारे में बहुत से प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कोई हर एक प्रमाण सिर्फ भारतीय संस्कृति से ही रिलेटेड है। कोई भी प्रमाण हमारे भारत के बाहर का नहीं है। सारे प्रमाण हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मिलते हैं। चाहे मैं गीता की बात करूं, चाहे मैं पतंजलि की बात करूं, चाहे विवेकानंद की बात करूं, मैं हजारों ग्रंथों की बात करूं, हर जगह सारे प्रमाण हमारे हिंदुस्तान के अंदर मिलते हैं। चाहे मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, उससे पहले जिसको मैंने वादा करा था कि कहानी है, कहानी एक स्टोरी है जो आप लोगों को बतानी है, कैसे योगीनाथ यानी हमारे उनकी क्या कहानी है। तो ये कहानी एक ऐसी थी, पीछे आप मेरे साथ एक तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे 7 लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और पीछे आपको हमारे जो थोड़े शिव जैसे आपको प्रतीत हो रहे होंगे, बिल्कुल ये हमारे भगवान शिव ही हैं। तो कहानी ऐसी है कि 15,000 साल पहले एक योगी हिमालय की वादियों में, बड़ी चोटियों के अंदर एक योगी आया। कहां से आया, उसका अतीत वर्तमान किसी को कुछ नहीं पता था, उसका नाम नहीं पता था। योगी आया और वहां पे बैठ गया और आंखें बंद करके योग में चला गया, ध्यान करने लग गया। लोग उनमें इतना तेज था, क्योंकि बताया ना योग शक्ति अलग ही होती है, उनके अंदर से इतना तेज निकल रहा था, वो इतने जगजमा, मतलब अलग ही उनके आसपास एक एनर्जी थी, एक पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि जहां पे आपको अच्छे लोग मिलते हैं, जहां से जिनके साथ बात करके आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उन्हीं के साथ आप रहना पसंद करते हैं, उन्हीं के आसपास आप जाते हैं। उसी तरह से इनके साथ था कि इनके आसपास लोग इनको जानने के लिए आने लग गए, इनके आसपास आके बैठने लग गए। पर ये यूं ही बैठे रहे। अगर मैं भी आपके सामने यहां चुपचाप बस खड़ा हो जाऊं, अब 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटे भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वही कहानी इन लोगों के साथ भी थी कि ये जो योगी वहां पे आके बैठे थे, ये सिर्फ बैठे थे, एक ही मुद्रा के अंदर सिर्फ बैठे रहे, काफी दिनों तक बैठे रहे। लोग आते 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन बैठे रहते, फिर चले जाते, क्योंकि कब तक बैठे रहेंगे। क्योंकि योग हमें एक जगह एक संतुलन भी सिखाता है, हमें हमारी जिंदगी में जो
बनाए रखना है, कि आपको इधर उधर डगडमाना नहीं है, वो भी सिखाता है। तो ये यूं ही बैठे रहे लोग, आते चले जाते, खूब कोशिश करते हैं इनका ध्यान भंग करने की, पर इनका ध्यान भंग नहीं कर पाए। फिर 7 लोग लास्ट में ऐसे बचे जो वहीं पे रुके रहे, और वो जान गए कि ये जिस मुद्रा में बैठे हैं वो कोई सिंपल मुद्रा नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है, वो कुछ बहुत खतरनाक, बहुत अलग चीज़ है, बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ है। क्योंकि लोगों को ये तो पता था ये बैठे, और इनका जिंदा होने का एहसास भी था, पर ये कुछ बोल नहीं रहे थे। जिंदा होने का एहसास ऐसा था कि इनके आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, और आंखों से आंसू सिर्फ दुख में नहीं निकलते हैं, जब हम परमानंद में होते हैं अलग ही आनंद में होते हैं। काफ़ी बार अब भी जो बहुत हंस रहे होते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं ना, तो उसी तरह जब हम बहुत परमानंद में होते हैं हमारी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो परमानंद सिर्फ और सिर्फ आपको योग शक्ति से ही मिल सकता है। तो उसी योग शक्ति के अंदर ये पहुंच चुके थे, और इनके आंखों से आंसू निकलते हुए ही देख के उन लोगों को बस ये लग रहा था ये जिंदा है। ये लोग बैठे रहे, 7 लोग बैठे रहे। फाइनली जब योगी के इनकी आंख खुली और इन्होंने उनको कहा कि आप लोग चले जाइए, आप लोग मत रुकिए। इन्होंने कहा कि हमें आपसे सीखना है, हमें बताइए आप क्या कर रहे हैं। पर इन्होंने कहा नहीं, सही वक्त नहीं, आप नहीं सीख सकते, आप ये नहीं कर सकते। पर ये लोग नहीं माने, ये वहीं बैठे रहे। काफी साल गुजर गए। फाइनली जब इनको लगा योगी जी को कि नहीं अब ये तैयार हैं इन चीजों को सीखने के लिए, तो इन्होंने अपने ये चीजें इनको सिखाई, इनको सारी योग सिखाए। और ये कोई और नहीं थे, 7 लोग यही थे हमारे सप्त ऋषि। और इन सप्त ऋषि को भगवान शिव ने, योगीनाथ जी ने पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया कि आप जाइए और पूरे दुनिया को इन योग शक्तियों से क्या करिए, ज्ञानित करिए, उनको सिखाइए, बताइए क्या शक्ति है, क्या पावर है इसके अंदर। और इनको सबको बढ़ाना था। उन्हीं में से अगस्त नाम के जो सप्त ऋषि थे वो हमारी तरफ इस वाले हिस्से के अंदर आए थे, और उन्होंने सिखाया था। अलग अलग महाद्वीप में सारे सप्तऋषि गए थे और इस योग शक्ति को हर जगह बताया था। इसी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में भी इसको रिकॉग्नाइज करा जाता है। ये कहानी थी हमारे 15,000 सालों पुरानी। हाँ, हो सकता है हमारे पास इसके लिए कोई लिखित प्रमाणित चीज़ें नहीं होंगी या कुछ और नहीं होगा, कहीं छपी हुई चीज़ें नहीं होंगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन पौराणिक चीज़ों की जो लिखी हुई है, जो सबूत के रूप में है, वो वही हमारे भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई है। आज सिंधु घाटी सभ्यता जो काफ़ी साल पुरानी है, उनकी भी जब खोज करी गई तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें मिली, जो भी हमें बताती है कि हाँ, योग भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना हिस्सा है। ऐसी चीजें वहां से मिली। और मैंने बताया बहुत सारी चीजें हमारी ऋग्वेदा के अंदर मिली, नागार्जुना के अंदर मिली। और जिन पतंजलि की मैं बात कर रहा हूं कि योग को एक अलग रूप में लेके जाने वाला सबसे ज्यादा श्रेय जाता है पतंजलि को। जो आप बाबा रामदेव का पतंजलि सुनते हो ना, वहीं से वो नाम आया है। पतंजलि एक ऋषि थे, उन्होंने क्या करा था, योग के सारी चीजों को एक जगह कंपाइल करा था, इतनी सरल तरीके से उनको बताया। जैसे मैं बात करूं, हजारों चीजें हैं आज हमें सीखने को, लेकिन किसी एक किताब में हमें बहुत आसान भाषा में कुछ लिखा हुआ मिल जाए, एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हमें लिखा हुआ मिल जाए, तो हमें वो किताब बहुत सही अच्छे से लगने लग जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारी बिखरी हुई चीजों को एक जगह कंपाइल करके हमें बता दिया। तो पतंजलि सर ने यही करा, उन सारी चीजों को एक जगह कंपाइल करा और योग को एक पूरे पेज के अंदर बहुत अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट करा, और जिनको आज तक फॉलो करा जाता है उनके परे कुछ नहीं है। इसलिए पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है योग के अंदर। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने बात करी, उनकी बात करी, मैंने बात करी आपके लोगों के सामने जो हमारे पतंजलि थे, उन्होंने जो योग वो अपने योग सूत्र दिए थे जो एक पेज के अंदर लिखे गए थे, उनकी हमने बात करी कि सारी चीजें वही दी गई थी। उन्हीं के सबके बारे में, इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन कोई भी इतिहास हो, कैसा भी इतिहास हो, भारतीय संस्कृति से आपको परे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतिहास है वही जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब इन पतंजलि सर ने जो दिया था, पतंजलि ऋषि ने जो चीज दी थी, जो भी योग के बारे में दिया था, उसमें से एक था अष्टांग, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, उससे पहले बात कर रहे थे हम कि अलग अलग जगह हमें योग के प्रमाण मिलते हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी के अंदर से ब्रिटिश राज की बात करूं मैं या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करूं, अलग अलग समय की गीता के अंदर भी, हमारी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी हमें योग के प्रमाण मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि वेस्टर्न की तरफ योग को ले जाने का श्रेय हम किसको दे सकते हैं, हम विवेकानंद जी को दे सकते हैं, जिन्होंने शिकागो वाला जो सम्मेलन हुआ था वहां पे तो मतलब अमेरिका वालों को चौंका ही दिया था। तो ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर, भारत के इतिहास में लोग रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो बात कर रहा था कि पतंजलि सर ने जो दिया था, योग दर्शन दिया था, उसके अंदर एक हिस्सा है अष्ट योग करके हिस्सा। जैसे मैंने बताया ना, हम योग को 3 चीजों से जानते हैं, या तो हम प्राणायाम करते हैं, या हम आसन करते हैं, या हम ध्यान लगाते हैं। लेकिन योग इनसे भी परे है, तभी हम परमानंद की तरफ जा सकते हैं, हम उस समाधि की तरफ जा सकते हैं, हमारे अंदर को जान सकते हैं, उस ज्ञान रूपी सागर को हम जान सकते हैं।
है उसके लिए हमें ये अष्ट योग की पूरी विधि फॉलो करनी पड़ती है। ये जो बड़े बड़े योगी हम देखते हैं ये इन्हीं की चीजों को फॉलो करते हैं। ये अष्ट योग क्या थे? अष्ट यानी 8, योग यानी 8 योग हैं, 8 योग हैं। वो योग आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 योग दिए गए। मैंने बताया ना, हम किन को जानते हैं? हम आसन जानते हैं, प्राणायाम जानते हैं और ध्यान जानते हैं। बाकी चीजों के बारे में हम अब तक अभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते। उन्हीं को जानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये जब तक हम सारी चीजें नहीं कर लेंगे हम परमानंद को नहीं पा सकते। इन चीजों को करके हम थोड़ा बहुत ठीक है, हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख लेंगे। तो आसन जरूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि भारी शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम बाकी चीजें भी कर पाएंगे। और हाँ, शरीर यानी अगर आपने तन को सही रखा है तो मन को भी सही रखना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को जिनका मन संतुलित नहीं होता है उन्हें लोग पागल कहते हैं। नहीं, मन को भी सही रखना उतना ही जरूरी है जितना हम तन को सही रख रहे हैं। अगर तन और मन दोनों एक साथ बैलेंस रहने चाहिए, और इन सबको एक साथ बैलेंस करके चलता है हमारा योगा। जितने तन को उन्होंने महत्व दिया है उतना ही मन को महत्व दिया है, और दोनों को बराबर तरीके से इंपॉर्टेंस दी गई है और उसे जानने का तरीके बताए गए हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा बारी बारी थोड़ा छोटे शब्दों में इन सबको जान लेते हैं। यम की बात करूं तो सबसे पहला यम के अंदर है कि बुरे कर्म छोड़ो, बुरे कर्म छोड़ो। सबसे पहले बात ये नहीं कही गई है कि तुम्हें ये करना है। कहते हैं ना, काफी बार ये होता है कि कोई आता है, आपका बॉस आता है, आपके घर में कोई भी मेंबर आता है, बोलता है ये करना है आपको, लेकिन नहीं। शुरुआत कहां पे? भारतीय कल्चर का शुरुआत यह है कि आपको क्या नहीं करना। जो आप कर रहे हैं पहले वह छोड़िए, क्योंकि जो गलत है वो नहीं कर रहे हैं। करना क्या है वो तो बाद में बताएंगे, पहले ये तो बाजू को आप कर रहे हो ना, उनको आपको छोड़ देना है, उनको आपको फॉलो नहीं करना है। क्या नहीं करना? ये कॉमन सी चीज है। क्या नहीं करना? हमें नहीं करना, हमें अहिंसा नहीं करनी। सत्य यानी हमें हिंसा से परे रहना है, हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, हमेशा सच का साथ देना है। हमें असत्य यानी चोरी नहीं करनी है, हमें बिल्कुल भी चोरी वगैरह कुछ भी नहीं करना है। हमें ब्रह्मचर्य रहना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह रहना है। यानी इनको मैं एक जगह कंपाइल करूं, सबसे पहले अहिंसा का पालन करिए। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि आप कायर हैं। अहिंसा को अगर आप जानने लगेंगे, मैं अगर अहिंसा के बारे में बोलने लगूं तो पूरा दिन कम पड़ जाए। अहिंसा एक अलग चीज है जिसे हम आज तक जानते हैं, सिर्फ वो अहिंसा नहीं है। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलिए। सिर्फ अपने जिंदगी में एक दिन सच बोल के देखिए, क्या जितना आसान आपको लगता है उतना है, इसीलिए इसमें शामिल करा गया है। पूरे एक दिन भी इंसान अपनी लाइफ में सच नहीं बोल पाता है। अगर यकीन नहीं होता तो अपने पिछले ही दिन को उठा के देखिए, क्या पूरे दिन आपने सच बोला है? मैं बता रहा हूं कि सच बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, और जो इंसान इसे कर जाता है ना, तभी इसको यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि आसान चीजें करना सिंपल है, जो हम भूल गए ना करना, ये चीजें करना जो आज धीरे धीरे हम भूल गए ना, वो चीजें ही यहाँ पे लिखी गई थी, यही हमें फॉलो करना था। हाँ, बहुत जल्द हम वापस इनको फॉलो भी करने लग जाएंगे और लोग फॉलो भी करते हैं। आगे बढ़ता हूं, मैं बात करता हूं असत्य यानी चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें जो बहुत सारी चीजों का हमारे अंदर वो नहीं करना है कि इकट्ठा कर ली बहुत सारी चीजें, जो है वो सबके लिए है। संचय एक साथ नहीं करना है, जो है सबका है। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, बस वही बात है, नहीं करना है। हमें यम यानी 5 यम का पालन करना है। फिर आता है नियम। नियम होने चाहिए जिंदगी को जीने के। नियम यानी क्या करना, सबसे पहले क्या नहीं करना यम में बताया गया है। फिर है क्या करना, यानी नियम क्या है करने का। अपने आप को स्वस्थ रखिए, सही रखिए, साफ रखिए, अपने आप को अपने अंदर संतोष रखिए, तप करिए, अपने आप को जानिए, ईश्वर की जो साधना है उनमें बिलीव करिए। इनमें बिलीव का मतलब होता है कि सिंपल ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया ये नहीं मान लिया, नहीं, हर चीज की सत्यता को जानिए, प्रमाण करिए, उसके बाद ही करिए। अच्छे अच्छे कर्म करिए, जो आप कर सकते हैं अच्छी चीजें करिए। किसी का कुछ भी ऐसा कर्म ना करिए जिससे किसी का बुरा हो। हमेशा हर इंसान का भला सोचना चाहिए, क्योंकि सब, मैंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, ये भारत के इतिहास से आया है। पूरी दुनिया अपना एक परिवार है। आसन जो हम करते हैं, आसन यानी अलग अलग मुद्राओं में बैठ के हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, वो आसन के अंदर बढ़ाया गया है। फिर प्राणायाम यानी हमारी सांस को, हमारे श्वसन को हमें कंट्रोल करना है। ये बाहर की वायु को साथ हमें उसको क्या बैलेंस करके उस चीज का हमें प्राणायाम करते हुए हमारे शरीर की सांसों पे हमें कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पे हमें काबू पाना है, और जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है, उसको हमें स्टोर रखना है, अलग अलग जगह वेस्ट नहीं करना। जैसे अगर जहां पे आपकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वहीं पे अपनी ऊर्जा को, यानी अपने काम को वहीं काम करिए। जहां पे नीड नहीं है आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करने का, वहां मत करिए। ऊर्जा को
संचय रखिए, अपने अंदर रखिए, उसे फैलने मत दीजिए, अपने अंदर उसको समाहित रखिए। जहां उसका यूज हो वहीं पर उसका यूज लीजिए, इधर उधर मत जाने दीजिए। अपने इंद्रियों से जो ऊर्जा है, अपनी चित्त है, उनको एक जगह कंट्रोल में लाइए। उसके बाद आती है धारणा। धारणा यानी जो ऊर्जा, जो एनर्जी आपने अपने शरीर के अंदर केंद्रित करी है, जो स्टोर करी है, एकत्रित करी है, उस एनर्जी को सही जगह पे काम लीजिए, बुरे कामों में उसका काम मत लीजिए। हो सकता है जैसे बहुत से हम धारावाहिक देखे हैं, सीरियल्स देखे हैं, असुरों की हम बात करते हैं, वो भगवान की आस्था, भगवान के नाम, उनकी क्या नाम है, भगवानों की आस्था करके, उनको खुश करके बहुत से वरदान ले लेते हैं, और वो इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी पावर अपने अंदर ले लेते हैं, फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वही होती है नहीं, हमें हमारी पावर का, हमारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, वही सिखाया गया है धारणा के अंदर। उसके बाद आता है ध्यान, जो अगली मुद्रा होती है, जहां हमें काफी लोगों को बैठे देखा है, ध्यान करते हुए, बैठे हुए देखा है कि ध्यान लगाना है हमें। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उनको जगाना है। ये 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हर एक चक्कर अलग अलग चीजों के लिए होता है। अगर इन 7 चक्कर को आपने कभी शक्तिमान अगर देखा है तो उनके पीछे हमें 7 चक्कर जलते हुए दिखाई दे देते। वो आता है सिर्फ और सिर्फ इसी योग शक्ति से। योग शक्ति की जब तक हम सारी स्टेज पार करते 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 हम जब ध्यान पे आते हैं, तब हमारे शरीर के नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे चक्कर हम जगा पाते हैं। ये सारे चक्कर हम हर एक चक्कर जागने के साथ साथ हमें एक अलग चीज सिखा के जाता है। मैंने बताया ना, महात्मा बुद्ध के भगवान बनने की कहानी इन्हीं चक्रों के पीछे छुपी हुई थी। ये चक्कर इतने आसान नहीं है, इनको जगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हमें अपने आप पे कंट्रोल चाहिए होता है। हमें कोई कह दे कि एक जगह थोड़ी देर बैठ के दिखाइए, 1 घंटे बिना हिले डुले एक जगह बैठिए, सिर्फ कोई काम नहीं करना, सिर्फ बैठ के दिखाइए। 1 घंटे छोड़िए, हम आधा घंटा नहीं बैठ पाते हैं अच्छे से, तो ये चीज इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी। ये तभी हम पा सकते हैं जब हम उस परमात्मा के साथ हमारे मिलन करवाने को हम प्यार हो जाते हैं, हम अंदर से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने थोड़ी थोड़ी चीजें, हमारी इंटरनेशनल योगा डे जो हम मनाने लगे हैं उसके साथ करने लगे हैं। भविष्य में बहुत जल्द हम सारी चीजों को अपनाएंगे हमारे जीवन में, और जल्द ही जितनी भी परेशानियां होती है ना, क्यों कहा जाता है कि सारी परेशानियों का हल हमारे ग्रंथों में है, वो इसलिए कहा जाता है। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है, वो इसलिए कहा जाता है। कोई इंसान आपको दुनिया में हरा सकता है तो आईने में दिखने वाला वो इंसान ही आपको हरा सकता है। कोई इंसान आपसे जीत सकता है, वो आईने में दिखने वाला इंसान ही जीत सकता है। हम गुस्सा भले ही दूसरों पे करते हो, झगड़ा भले ही दूसरों के साथ करते हो, कर हम हमारे साथ ही रहे होते हैं। वो काफी लोग होते हैं, इरिटेट हो रहा हूं या परेशान मत करो। किससे इरिटेट हो रहे हो? खुद से ही हो। बस बहाने होते हैं कि दूसरे की वजह से गुस्सा आया, उसकी वजह से गुस्सा आया। क्या ये योगी लोग थे? इनको ये क्या परे हैं हमसे? इन्होंने कैसे काबू कर लिया इन सब चीजों पे? वही ये योग शक्ति ही ये सब पॉसिबल करती है। तो आगे बात कर रहा था मैं, फिर आता है हमारी समाधि, फिर हम समाधि वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो ये अष्ट योग है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो आज इन्हीं योगों के थ्रू हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी योग करते हैं, इन्हीं के अलग अलग पॉइंट, अलग अलग चीजों से निकाली हुई चीजें करते हैं। तो पतंजलि ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, एक सरल रूप में सारे योग को प्रेजेंट करा था, उसी में से ये अष्ट योग था। इन 7 चक्रों के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक थर्ड आई होती है, थर्ड आई भी हमारे भगवान शिव के अंदर देखते हैं, थर्ड आई वो भी इन चक्रों का ही एक हिस्सा है। ये काफी सारे चक्र हैं जो हमारे क्या है, शरीर के अंदर होते हैं। जैसे जैसे चक्र जागेंगे आपको एक अलग प्रकार की ज्ञान की अनुभूति होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मेडिटेशन करके हम थोड़ा बहुत इन चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं, तो ध्यान, मेडिटेशन यानी आसान भाषा में ध्यान। तो ध्यान कैसे करें? फिलहाल आप मुझे सुन रहे, तो ज्यादातर लोग मुझे जो सुन रहे होंगे वो स्टूडेंट होंगे या पेरेंट्स भी होंगे, तो आप भी अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे एक सेशन बिल्कुल इनका भी लिया जाएगा, कैसे हम ध्यान को कर सकते हैं। क्योंकि इस व्यस्त वाली दुनिया में हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा वक्त हर चीजों के लिए इनके लिए निकाल सकते हैं, और हमारे भारतीय कल्चर को हम जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि हम सीखेंगे तभी तो सिखा पाएंगे हमारे आने वाली इस दुनिया को। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने एक बताया था कि चीजों को संचय नहीं करना है, हमें जो सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाते जाना है। अगर हमने ही सीखना बंद कर दिया तो एक चीज चेन टूट जाएगी, आगे वो चीज बढ़ेगी ही नहीं। तो उस चीज को बढ़ाना है। क्या आप चाहते हैं भविष्य, वो वेस्टर्न कल्चर वाला भविष्य आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप क्या चाहते हैं। हमारा वो प्यारा भारत चाहते हैं, या वो प्यारा तो नहीं कहूंगा, वो वेस्टर्न कल्चर चाहते हैं? आप खुद से ये सवाल पूछिए, और कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो मैं आपसे विदा चाहूंगा। इस सेशन को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम नए सेशन में मिलेंगे एक नई चीज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और योगा करना मत भूलिए।